नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 25 और 26 दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। कल 25 तारीख थी, इसलिए करंट अफेयर्स नहीं बन पाया था। आज हम कल का और आज का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। कुछ 8-10 क्वेश्चन होंगे, तो पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़िएगा। तो करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं यूपी पीसीएस 2021 के लिए, और ना सिर्फ पढ़ना चाहते हैं बल्कि क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। इसमें आपको वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपकी तैयारी कराई जाएगी। फीस है मात्र 2,999, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8317040152 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फूड्स पोर्टल का अनावरण किया है? फूड पोर्टल कौन सा हो सकता है? देखिए दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने एक पोर्टल जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी फार्मर्स हैं वो उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कि एक ई गवर्नेंस पोर्टल है। ठीक है, तो देखिए, अब ध्यान सुनिएगा। प्री के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फूड पोर्टल कहाँ का है, किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने किया। और अगर मेंस की बात करते हैं, तो अगर इसमें आप देखो GS2 में गवर्नेंस का क्वेश्चन, ई गवर्नेंस का टॉपिक है, तो ई गवर्नेंस पोर्टल में आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो कि कर्नाटक ने फार्मर्स के लिए एक फूड्स नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया हुआ है। तो मेंस और प्री दोनों के लिए आप यहाँ से चीज़ें ले सकते हो। कर्नाटक ने क्या है? फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, कि कौन फार्मर को क्या क्या चीज़ मिल रही है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। आजकल वैसे भी फार्मर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, न्यूज़ बने हुए हैं, तो यहाँ से जुड़ी हुई चीज़ें आपके लिए रहेंगी इसमें। ठीक है, किस देश ने लगातार 9वीं बार अपनी रक्षा बजट को बढ़ाया है? 9वीं बार रक्षा बजट को बढ़ाया है। तो दोस्तों, जापान ने अपना जो बजट है, डिफेंस बजट है, वो 9 बार बढ़ा लिया है। ठीक है, लगातार 9 बार बढ़ा लिया है, और वो इस कारण से वर्ल्ड में टॉप 10 में लिस्ट में आ गई है, जिसका जो बजट है और डिफेंस बजट सबसे ज़्यादा है। जापान जो है 9 नंबर पे है। नंबर 1 पे कौन सा है? देखिए, पहली चीज़ बताता हूँ आपको, आप ये समझिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफेंस की जो लिस्ट है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। ठीक है, तो डिफेंस का हो गया, या मिलिट्री, या बंदूक, इस तरह के हथियार वगैरह का जो भी एक रिलीज होता है, वो एक सिप्री नाम का है। आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये लोग करते हैं। तो जब भी डिफेंस का हो, हथियार का हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हों, तो वो सिप्री इसको रिलीज करता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी हथियारों वाला होगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको करती है। इन्होंने ही मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर एक लिस्ट जारी की है, और जिसमें नंबर 1 बताया है अमेरिका को, जो कि लगभग $732 बिलियन खर्चा करता है अपने डिफेंस बजट। 732, समझ लें कितना ज़्यादा होता है। और जो उनका जीडीपी का जो हिस्सा है, वो उसका मात्र 2.2% है। बड़ा इंटरेस्टिंग समझिएगा, लगभग $732 बिलियन हथियार बनाने में खर्च होते हैं। हथियार बनाने में डिफेंस बजट है, इसमें आपका सैलरी भी होता है, हर चीज़ का एक्सपेंडिचर भी होता है। ठीक है, जो कि उनके जीडीपी का 2.2% है। ठीक है, नंबर 2 पे आता है चाइना, जो लगभग $261 बिलियन खर्चा करता है, और जो उनके बजट का 3.4% है। ठीक है, अमेरिका की इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी है, इसलिए जो डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है, इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी वो मात्र 3.4 है। तो गलत पढ़ रहा हूँ मैं, 3.4 है। देखिए, अमेरिका का 3.4 है। ठीक है, ऊपर वाला पड़ गया था। चाइना का है पर 261, जो कि मात्र 1.9% है। चाइना और अमेरिका के बीच में आपका व्यापार, ट्रेड वॉर चल रहा है, तो उस पर भी चाइना बहुत ज़्यादा चाहता है कि इंडिया के साथ उसके संबंध तो आजकल बहुत ख़राब चल रहे हैं, तो इसलिए इंडिया भी अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है, जो कि $71 बिलियन के आसपास है। जो उसकी डिफेंस का जो जीडीपी का है, वो 2.4% है। दोस्तों, जितना ज़्यादा ये जीडीपी का शेयर बढ़ेगा, इसका मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं। डिफेंस का मतलब देखिए, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी होता है, सही है मान लिया, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा रिटर्न निकलते नहीं हैं। आप ऐसे कोई इंडस्ट्री नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई फैक्ट्री कोई नहीं लगा रहे हैं, तो ये अमूमन ऐसी चीज़ होती है जिसमें पैसा जाता है, लेकिन बहुत युद्ध हुआ कुछ हुआ तब ही ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं, आर्मी में हैं, वो शायद कभी ना युद्ध लड़ें। बहुत सारे हथियार हैं जो इस समय इंडिया के पास है, जो शायद कभी भी ना इस्तेमाल हो। तो ये जो पैसा इंडिया खर्चा कर रहा है, कोई भी कंट्री खर्चा करती है,
उस पर रिटर्न्स नहीं होते हैं। इसीलिए जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर डिफेंस पे होगा उतना ज़्यादा कहते हैं कि दिक्कतें रहती हैं। आप अपने सोशल सेक्टर्स पे यानी कि एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्चा नहीं कर पाते हो। इंडिया पे मात्र 2% है पूरा हेल्थ सेक्टर। जीडीपी का मात्र 2% पूरा हेल्थ है, मतलब कि इतने सारे लोग हैं, लगभग 1.3 बिलियन लोग हैं और जीडीपी पे खर्चा हो रहा है मात्र 2%। एजुकेशन में हमारा बहुत कम खर्चा है, 1.9% खर्चा है हमारा, जिसको बात की जा रही है 3% करने की आ रही है। एक एंगल तो आपको देखिए ये हो गया। दूसरा एंगल क्या है कि भाई क्या जो डिफेंस में खर्चा करते हैं तो उसकी जरूरत है कि नहीं है। दोस्तों देखिए, आप कितनी भी फैक्ट्री लगा लो, कितनी भी इंडस्ट्रीज लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर सिक्योरिटी नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, अगर देश में कोई भी आक्रमण कर सकता है और वहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी सकती है, तो ऐसे में व्यापार नहीं बढ़ सकता। कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ तभी व्यापार करती है जब एक सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, एक माहौल सही रहे। तो डिफेंस का सही होना भी बहुत जरूरी है। ये दोनों एंगल मैंने बताए हैं आपको, ये क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। ठीक है, जीएस 3 में, जीएस 2 में आएंगे। इसको मैंने दोनों बताया कि अगर पैसा खर्चा कर रहे हैं तो उसको रिटर्न्स नहीं है, लेकिन पैसा खर्चा करना जरूरी भी है क्योंकि सेफ्टी रहती है। तीसरी चीज ये है कि देखिए, जो आर्मी इतिहास रहा है कि आर्मी ने बहुत सारे रिसर्च की हैं, अपने कामों के लिए इस्तेमाल की चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो बाद में पब्लिक के यूज़ के लिए बनी हैं। जैसे जीपीएस, जैसे इंटरनेट, जैसे ईमेल, ये सब चीज़ें क्या थी, ये पहले आर्मी ने इस्तेमाल किया था, अपने लिए बनाया था, बाद में आम पब्लिक के लिए बनाया गया है। चूंकि इतना पैसा इन्वेस्ट होता है तो वहाँ रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है। वो रिसर्च शायद जो बाकी सिविल काम में इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आर्मी अपने यूज़ के लिए बनाती है, बाद में 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद वो आम पब्लिक के लिए हो जाता है। तो ये से पब्लिक को सपोर्ट मिलता है, बहुत उनको फायदा मिलता है। तो मैंने आपको 2-3 एंगल बता दिए हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन जिस तरह से आएगा उसे हैंडल कर लीजिएगा। एक प्री के हिसाब से देखते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन मान लीजिए आता है कि अभी आपने देख लिया कि सबसे ज़्यादा डिफेंस में बजट जो है किसका है, खर्चा कौन करता है, तो अमेरिका है। लेकिन कोई आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भाई बताओ कि सबसे ज़्यादा जीडीपी शेयर डिफेंस बजट बजट का किसका किसका है, मतलब कौन सी कंट्री जो है वो अपनी जीडीपी में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो डिफेंस में करती है। तो दोस्तों वो है ओमान। ओमान अपनी जीडीपी का 8.8% जो है वो मिलिट्री पे करती है, ओमान। नंबर 2 पे कौन सी, सऊदी अरब, 8.0%। ठीक है, तो ये मिडिल ईस्ट में जो भी विवाद चल रहा है, वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अरब कंट्रीज लड़ रही हैं, शिया सुन्नी का वहाँ बवाल है, वहाँ पे और बोको हरम जैसे आईएसआईएस जैसे लोग हैं वहाँ हैं। तो इसलिए वहाँ पर सऊदी अरब और ओमान जैसी कंट्रीज अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं लगातार। तो 8.8% ओमान है, सऊदी अरब 8.0% है, तीसरी पे अल्जीरिया है 6% और फिर कुवैत में 5.6%। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसमें भारत सरकार ने सुरक्षित और ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के विकास के लिए किसके साथ मिलकर काम करने की कोशिश घोषणा की है। देखिए, ग्रीन नेशनल जो हाईवे कॉरिडोर है, ठीक है, उसमें ग्रीन नेशनल हाईवे से कहते हैं, ग्रीन नेशनल हाईवे है, इस पे फंड मिल रहा है इंडिया को वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, लगभग आपका $500 मिलियन हैं जो वर्ल्ड बैंक इंडिया को लोन के रूप में दे रहा है, जिससे कि जो हाईवे हैं जहां पर लगभग 40% से ज़्यादा इंडिया का ट्रैफिक उन हाईवेज पे चलता है, इंडिया के टोटल ट्रैफिक का 40% ज़्यादा ट्रैफिक उन हाईवेज पे चलता है। तो उनकी रख रखाव, उसमें गड्ढे ना हो, उसके आसपास पेड़ वगैरह निकले रहें, ग्रीनरी रहे, जिस पेड़ रहेंगे जिससे कि वहाँ पे पॉल्यूशन कम होने की संभावना रहती है। तो इसलिए ग्रीन एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है उन सड़कों पे जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, 40% के आसपास ट्रैफिक रहता है, उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें वर्ल्ड बैंक दे रहा है लगभग $500 मिलियन। ठीक है, किस देश ने, in which country the radio telescope has detected the radio signals from outside the solar system for the first time। देखिए, एक कंट्री, कहती कौन सी कंट्री है जिसने अपना एक टेलीस्कोप बनाया है, रेडियो टेलीस्कोप, और उसने सिग्नल दिए हैं हमारे जो सोलर सिस्टम के बाहर जो सिस्टम होता है वहां से, मतलब किसी दूसरे सोलर सिस्टम से उन्होंने सिग्नल्स दिए हैं। तो कौन सी कंट्री है दोस्तों, वो है नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड ने हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के जो है वहां से लिए हैं। ठीक है, सिग्नल्स दिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीटीएच सेवाओं को कितने प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी है। दोस्तों, डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम जो आपका सिस्टम होता है उस सेक्टर में, जिसमें जहाँ पर आपका टाटा स्काई, जैसे टाटा स्काई या आपका कौन कौन से होते हैं, टाटा स्काई हो गया,
और मतलब कंपनी याद नहीं, वो टाटा से, हाँ घर में लगा इसलिए मुझे याद आ रहा है, टाटा स्काई हो गया, ये सन का होता है, सन वालों का है, जी वालों का था, डिश टीवी, हाँ याद आ गया, देखिए शाहरुख खान वाला डिश टीवी। तो इस सेक्टर में लगभग 100% उन्होंने एफ कर दी है, परमिशन दे दी एफ की 100%। लेकिन सवाल दोस्तों आपका प्री में आया था कि एफ क्या चीज़ होती है और उसके डिफरेंस एफ से, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है। तो पहले समझिए कि डी जो है उसमें 100% की सब्सिडी, मतलब कोई भी बंदा पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, अब समझते हैं एफ और एफ के बीच में। देखिए जो एफ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें ये तो लॉन्ग टर्म होता है। मैं कोई कंपनी इंडिया आती है और वो कहती है हम एफ करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर 50 साल रहेंगे, 20-30 साल 50 साल रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन उसके जब एफ आते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है तो साल भर के लिए आ गए, 6 महीने के लिए आ गए, और जो प्रॉफिट है, मगर मार्केट अच्छी चल रही है, यहाँ पे शेयर मार्केट चल रहा है, तो उससे वो आके फ़ायदा उठा के जाते हैं। तो एफ और एफ में फ़र्क होता है कि एफ लॉन्ग टर्म के लिए और एफ शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरी बात है, ये जो एफ आती है वो अपने साथ फिजिकल एसेट लेकर आते हैं। लेट्स सपोज वॉलमार्ट इंडिया आता है, तो वॉलमार्ट इंडिया में एफ करता है, तो यहाँ पर अपने वो वेयर हाउस बनाएगा, यहाँ पर अपने गोदाम बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह के वो फिजिकल एसेट्स यहाँ पे करते हैं। इसके उलट जो एफ आते हैं वो खाली फाइनेंशियल इसमें जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर, यानी शेयर मार्केट्स में ले लेंगे, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो वहाँ पर करते हैं। तो कभी कोई फिजिकल एसेट नहीं होता है। एफ में इसका मतलब होता है कि एम टू इंक्रीज इंटरप्राइजेस कैपेसिटी एंड प्रोडक्टिविटी और चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल। अच्छा, अब एफ जो आता है, वैसे इसको पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको कि एफ जो आता है ये फिजिकल एसेट लेकर आएगा, साथ में क्या करता है कि नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है। ठीक है, अब वॉलमार्ट इंडिया आया तो बहुत सारा, मतलब पैसा तो लेकर आया ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी लेकर आया, किस तरह से इस बिज़नेस को हम बेहतर कर सकते हैं, मैनेजमेंट कितना बेहतर हो सकता है, टॉप मैनेजमेंट कैसे, ठीक है, पूरा जो सिस्टम होगा कि कौन कैसा काम करेगा, क्या करेगा, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, तो ये सब जो काम होता है वो एफ करते हैं। तो इसीलिए सरकारें जो होती हैं ज़्यादा फोकस उनका एफ पे होता है, लेकिन एफ जो होते हैं वो इन सब चीज़ों पर नहीं करता। उनका होता है कि सिर्फ कैपिटल जो होता है उसमें अवेलेबिलिटी, मतलब कि पैसे की बात करते हैं सिर्फ एफ फैक्ट्री का काम करता है। एफ आपका शेयर मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देगा, ये सब चीज़ें करता है वो अंदर। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी है, क्योंकि तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा इसके अंदर। एटीपी अवार्ड्स में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट अवार्ड दिया गया है? देखिए फैन फेवरेट अवार्ड जो है लगातार 18वां बार हमारे रोजर फेडरर को दिया गया है, जो कि टेनिस खेलते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड के मतलब ग्रेट खिलाड़ी रोजर फेडरर को फैन फेवरेट अवार्ड दिया गया, लगभग भी लगातार 18वीं बार। माधवी भंडारी द्वारा लिखित अयोध्या पुस्तक का विमोचन किसने किया है? एक किताब है अयोध्या, जिसको माधव भंडारी ने लिखा है, जिसको देवेंद्र फडणवीस साहब ने विमोचन किया है। अयोध्या किताब का नाम है, जिसको माधव भंडारी ने लिखा है और देवेंद्र फडणवीस ने इसको इनॉग्रेट किया, रिलीज किया है। किसने ओह मिजोरम नाम की पुस्तक लिखी है, या लिखी किसने और विमोचन किसने किया है? देखिए ओह मिजोरम जो है वो इंग्लिश पोइट्री की किताब है, इंग्लिश पोइट्री किताब है, जिसको जो गवर्नर है पिल्लई, ठीक है, उन्होंने अपनी किताब लिखी है, वो जो कि वर्किबल 25th किताब है ये। ओ मिजोरम एक कलेक्शन है इंग्लिश पोएम्स का, और इसको हमारे जो उप डिप्टी या कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट उन वेंकैया नायडू साहब, उन्होंने इसको रिलीज किया है। किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? दोस्तों चाइना ने विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप का निर्माण किया है। देखिए ठीक है, बड़े टेलीस्कोप का मतलब दोस्तों होता है कि एक तो बहुत सेंसिटिव होते हैं ये, बहुत दूर से भी अगर आवाज़ आ रही होती है, मतलब हमारे दूसरे सोलर सिस्टम या दूसरी गैलेक्सी से भी आवाज़ आ रही होती है, तो इनकी क्षमता होती है कि उन सिग्नल्स को, आवाज़ तो नहीं कहूँगा, सिग्नल्स कहूँगा, उन सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 500 मीटर का डायमीटर है उस टेलीस्कोप में। इससे पहले जो था वो लगभग 305 मीटर का था, वो जो पोर्टो रिको में लगा हुआ है, एक्रोबिया में, एरिसीबो का है, लेकिन जो चाइना ने बनाया है लगभग वो 500 मीटर का है और बहुत बड़ा है, बहुत सेंसिटिव है ये। किसने दिल्ली में जन रसोई कैंटीन शुरू की है? देखिए दिल्ली में जो एमपी हैं कर्नल गंभीर साहब, उन्होंने जन रसोई एक कैंटीन है उसको स्टार्ट किया है, और उसमें 1 रुपये का खाना मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कोशिश की जाती है कि सोशल सेक्टर में काम किया जाए, क्योंकि कोरोना के चक्कर में बहुत सारे जो लोग हैं उनको व्यापार नहीं मिल पाया, काम नहीं मिल पाया, और इस कारण से काफ़ी गरीबी आई है। तो ये खाना जो होता है, इन सब चीज़ें जो होती है अगर ईज़िली अवेलेबल होती हैं तो आदमी के कष्ट थोड़े कम हो जाते हैं।
पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा माइलेज रहता है नेताओं को। अगर हम एक उदाहरण लेते हैं अम्मा कैंटीन की, जो तमिलनाडु में थी, जो जयललिता जी थी, उन्होंने स्टार्ट की थी, तो उसको बहुत फ़ायदा मिला। वहाँ पर भी मात्र ₹1 ₹2 में आओ खाना मिल जाता था। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे पॉलिटिशियन इस तरह की चीज़ें चलाते हैं, जिससे कि लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के जो जिले के लगभग 100 ग्राम पंचायतें हैं, उनको एक इस तरह डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि वो एक मॉडल गांव बन सकें। ठीक है, वो एक उदाहरण पेश कर सके। दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपका कि ग्राम सभा क्या होती है? क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में, ठीक है, ये पॉलिटी में आ चुका है। देखिए, ग्राम सभा एक ऐसा सभा होती है गांव की, जिसमें वो लोग, यानी जो लोग 18 साल से ऊपर की जिनकी आयु होती है और जो लोग वोट डालते हैं, उनका एक सभा होती है। उसमें सारे लोग, उसके मेंबर जो होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि वोट डाल सकते हैं, 18 साल से ऊपर की एज होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा के बारे में पूछा जाता है कि वो लोग, जो लोग जो लोग तो वोट डाल सकते हैं, बस वही लोग मेंबर होते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा छोटा है, 17 साल का है, 16 साल का है, तो वो ग्राम सभा के मेंबर नहीं होंगे। गाँव के तो मेंबर होंगे, पर ग्राम सभा के मेंबर नहीं होंगे, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आता है ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत 203 उसकी एक जो होता है बेसिक विलेज गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है, और ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें मजबूत करने के लिए जो हमारा पॉलिटिक्स है, या आपका कहते हैं कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट जिसे कहते हैं, वो ग्रास रूट लेवल तक रहे, सिर्फ ऊपर ऊपर ना रहे। तो ये तो विलेज पंचायत है या ग्राम सभा है, इन सबका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर का विकेंद्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब ग्राम पंचायत उसी लिए या उस कारण से ही बनाई गई हैं, और इनका सफल होना बहुत ज़रूरी है कि अगर ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत के लेवल पर अगर चीज़ें सही हैं, वहाँ पर लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, लोगों का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, तो देश की तरक्की में बहुत सहयोग करते हैं ये। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो आपका 24 दिसंबर मनाया जाता है, जो कि नेशनल कंज्यूमर डे होता है, ठीक है। उसको खाली सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों, बस इतना ही था इस वीडियो में। बाकी ये वीडियो कैसा लगा जो बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस को, टॉपिक को मैंने थोड़ा सा करंट अफेयर से बाहर जाके पकड़ने की कोशिश की है, जो लगातार एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो वो कैसा लगा आपको बताइएगा। बाकी अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।